नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की। द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में आज पद संभालेंगे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 6 महिलाओं सहित 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। भारत ने वर्ष 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया। और खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की और साथ ही सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर बुनियादी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने HPCL इंडिया और एडनॉक गैस UAE के बीच तेल तथा गैस से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 मिलियन को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कल पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ नई दिल्ली में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। भाजपा के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का नाम प्रस्तावित किया गया। श्री लक्ष्मण ने बताया कि नितिन नबीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के 37 सेट प्राप्त हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा की संसदीय पार्टी बोर्ड के अन्य सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम का प्रस्ताव रखा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने उस समय के अध्यक्ष अमित शाह का स्थान लिया था। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा यानी 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि SIR का काम बाधित नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न जिलों से कई हिंसक घटनाओं की खबरें आई हैं। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को तत्काल दिल्ली बुलाया, जिसके बाद एक बैठक हुई। राज्य में चल रही प्रक्रिया की विशेष निगरानी आज से शुरू होगी, जिसकी देखरेख मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें आय और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की एक अनुपम झलक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परेड को देखने के लिए करीब 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें नवाचारक, स्टार्टअप से जुड़े युवा, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही आय और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले लोगों को भी इस परेड में शामिल होने का अवसर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उनके योगदान का सम्मान करना और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जनभागीदारी को और मजबूत करना है। सौम्या शरण के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कल 6 महिलाओं सहित 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सब पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माओवादियों ने एक AK-47, इंसास राइफल और अन्य हथियार भी सौंपे। इस अवसर पर अमरीश मिश्रा ने बताया कि इन माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद अब गरियाबंद जिले में कोई भी सक्रिय माओवादी नहीं बचा है। भारत ने 2025 में $47 अरब का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि देश में लगभग $30 अरब तक स्मार्टफोन के निर्यात से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स देश का सबसे बड़ा निर्यात है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2015 से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। श्री वैष्णव ने बताया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसर तथा युवाओं के लिए दीर्घकालिक कौशल विकास के साथ 25 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना लगातार प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, मनोहर लाल और जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय बैठक में भाग लिया। श्री यादव ने बताया कि इस दौरान शहरों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पुरानी डंप साइटों से निष्क्रिय सामग्री को दोबारा उपयोग में लाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रयासों के बाद आयोजित की गई। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ओमान के उप प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार डॉक्टर सईद मोहम्मद अहमद अल साकरी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि चर्चा सौर पैनल, इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के निर्माण तथा निर्यात के अवसरों पर संयुक्त सहयोग पर केंद्रित रही। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कल दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विदेशी निवेश के लिए भारत का प्रवेश द्वार बनकर उभरा है और यह विभिन्न क्षेत्रों तथा सेक्टरों में बड़े निवेश को आकर्षित कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सम्मेलन के दौरान कहा कि तेलुगु प्रवासी समुदाय से उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्य सरकार ने गैर निवासी तेलुगु भाषी उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 50 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का 6वां संस्करण आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। इसमें देश भर से लगभग 1000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें से 472 खिलाड़ी भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार खेलों का मुख्य आकर्षण आइस हॉकी और स्केटिंग स्पर्धाएं होंगी। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का उद्घाटन समारोह आज लेह के NDS आइस हॉकी रिंग में होगा। खेलों में मौजूदा स्पीड स्केटिंग और शॉर्ट ट्रैकिंग स्केटिंग के अलावा इस बार फिगर स्केटिंग को भी ओलंपिक खेलों के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों का आयोजन वर्ष 2020 से खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। लद्दाख अब तक इन खेलों की मेजबानी करता आ रहा है। आइस हॉकी प्रतियोगिताएं NDS आइस हॉकी स्टेडियम और फ्योंग में लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के आइस हॉकी रिंग में आयोजित की जाएंगी, जबकि आइस स्केटिंग प्रतियोगिताएं गुफुक फ्रोजन पॉन्ड में खेली जाएंगी। समापन समारोह 26 जनवरी को होगा। लद्दाख से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि जल्द ही इन खेलों का और विस्तार किया जाएगा। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में करीब 40 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। रेल नेटवर्क ऑपरेटर के अनुसार यह घटना दक्षिणी हिस्से की एडम्यूज शहर के पास हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दुर्घटना के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहर नाव क्षेत्र में एक रेस्तरां में हुए विस्फोट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं।
पाकिस्तान में कराची के MA जिन्ना रोड स्थित गुल प्लाजा में भीषण आग लगने से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग लापता हैं। 17 जनवरी को देर रात लगी ये आग लगभग 34 घंटे के बाद काबू में आई, लेकिन बचाव अभियान अभी भी जारी है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने स्विट्जरलैंड में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने पर चर्चा की। उन्होंने अमेरिका से ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता का सम्मान करने का भी आग्रह किया। मौसम विभाग ने पंजाब के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आज शीतलहर चलने की आशंका है। विभाग ने अगले 3 दिन में महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 398 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इस बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी चेतावनी जारी की है, जिनसे 22 से 28 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर के आसपास के इलाकों पर असर पड़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से बारिश और हिमपात के साथ तेज बारिश होने का भी अनुमान है। विभाग के अनुसार तीव्र विक्षोभ 22 से 24 जनवरी तक इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। दूसरा मध्यम तीव्रता वाला विक्षोभ 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी की सुबह तक मौसम को प्रभावित करेगा। बर्फ से ढके क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फिसलन भरे और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों से जाने से बचने की सलाह दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद निखिल। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के भारत दौरे को समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट लेने खुद पहुंचे पीएम मोदी, बोले भाई को लेने आया हूं। अमर उजाला की सुर्खी है, दोनों देश 6 साल में व्यापार दोगुना करेंगे, रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत। दैनिक जागरण ने लिखा है, 3 घंटे की मुलाकात और नए युग की शुरुआत। वहीं दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, दोनों देशों का सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा रुख। अखबारों ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाने का समाचार भी पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे उपस्थित, देश बंधु। और दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.3% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की सुर्खी है, वर्ष 2030 तक उच्च मध्य आय वाले देशों में शामिल हो जाएगा भारत। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी के शब्द हैं, 33 दिन में चांदी 2 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो हुई। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, सोना 1.5 लाख के करीब, खपत भी बढ़ी। पत्र यह भी लिखता है, दुनिया भर की राजनीति में बढ़ रही है धन कुबेरों की पहुंच। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान आकर्षित करती है, शंघाई में एक छात्र ने 2 साल में 700 लोगों को साइकिल चलाना सिखाकर कमाए 35 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने संपादकीय पन्ने पर लिखा है, मुंबई में बीएमसी की सत्ता हाथ से फिसलने से ठाकरे के अंतिम किले में भी दरार। वहीं वीर अर्जुन के अनुसार मुंबई के महापौर पद के लिए आरक्षण का फैसला 22 जनवरी को लॉटरी से होगा। हिंदुस्तान के खेल पृष्ठ की बड़ी सुर्खी है, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना 100वां मैच जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की। द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर $200 अरब तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में आज पद संभालेंगे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 6 महिलाओं सहित 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। भारत ने वर्ष 2025 में $47 अरब का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया। और खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।